को छोटा मत कर, सम्मुख है आकाश, बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। हर मंजिल मिल जाएगी अगर ले मन में ठान, क्षमता ये हम में छिपी उसको ले पहचान। मित्रों, अगर आप में विश्वास है तो आपके अंदर वो क्षमता है, आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई के फॉर्म चल रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं, यूपी टेट है, आपका सुपर टेट है, इन सभी के एग्जाम जो हैं होने वाले हैं। और 2022 में जैसा कि आपको पता है इलेक्शंस हैं, तो वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। तो हम लोगों को एक जो पढ़ाई है वो रेगुलरिटी से करनी है, पढ़ाई को रोकना नहीं है। अब अगर हम लोग पढ़ाई को रेगुलर करते रहते हैं मित्रों, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक। जो टॉपिक है अपना कौन सा है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने का एक कारण है। कारण क्या है? जो आपको पता है यूपीएसआई है, यूपीएसआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज का, वो कौन सा है? तो कौन सा है? आपका संविधान है। फिर आपका टेट है, टेट में 4 क्वेश्चंस आने हैं संविधान से, सुपर टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। जूनियर लेवल का जो पेपर होने वाला है उसमें जो संविधान है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एसएससी जीडी है आपका, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं होने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सरल और सिंपल टॉपिक है। हम लोग संविधान को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, किसके बाद क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कैसे करके हुई। हम लोग रटने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा याद करना है, रटना है, इस बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा राज्य व्यवस्था को। अब जो राज्य व्यवस्था है, ये राज्य व्यवस्था क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था को जानने के लिए आपको पता है जो राज्य व्यवस्था है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द इसमें आता है राज्य और दूसरा शब्द आता है इसमें व्यवस्था। यानी कि जो राज्य है उसी की व्यवस्था क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब राज्य शब्द की अगर हम लोग बात करें, ये जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। ये जो मैकियावेली थे, इनकी एक पुस्तक का नाम था द प्रिंस। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में सबसे पहले राज्य शब्द के बारे में बताया और इन्होंने ये कहा जो राज्य शब्द है, राज्य की अवधारणा है, इसके लिए इन्होंने 4 अंग बताए। कितने अंग बताए मित्रों? 4 अंग बताए। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज कैसी थी? कंपलसरी थी। सबसे पहली इन्होंने बात बताई क्षेत्रफल, यानी कि भूभाग, निश्चित भूभाग होना चाहिए, इसको लोग बोल सकते हैं एरिया। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताई जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात बताई इन्होंने। तीसरी बात इन्होंने बताई सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। और चौथी बात इन्होंने बताई संप्रभुता, सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी। अब हम लोग बात करते हैं ये 4 पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की क्षेत्रफल की। ये जो क्षेत्रफल है यानी कि राज्य शब्द, यानी जो राज्य है उसकी अवधारणा वहीं की जा सकती है जहां पर एक एरिया हो, वहां पर रहने के लिए लोगों की आवश्यकता है, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या जो है, लोग जो रहते हैं, उनको जो भी चीजें हैं चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और जो सरकार है वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए, यानी कि शासन का संचालन है और वो कानून जो है शासन का संचालन कर रहा है, सरकार जो शासन चला रही है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मामलों में कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि संप्रभु होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इसको समझने की बात करें, कैसे करके समझना है? सबसे पहले हमने बात की राज्य व्यवस्था। किसकी व्यवस्था है? राज्य के लिए जो व्यवस्था है वही राज्य व्यवस्था है। इस राज्य शब्द किसने दिया? सबसे पहले मैकियावेली ने दिया। और कहां दिया? तो अपनी पुस्तक द प्रिंस में दिया। इन्होंने 4 अंग बताए और ये चारों के चारों अंग कैसे थे? कंपलसरी थे। पहला इन्होंने बताया क्षेत्रफल, यानी निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब निश्चित भूभाग के साथ साथ जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता भी होनी चाहिए। ये 4 जो अंग हैं ये जहां होंगे वहीं एक राज्य की अवधारणा की जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक महाद्वीप है अंटार्कटिका,
ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर भूभाग तो है लेकिन यहाँ पर जनसंख्या नहीं है, सरकार नहीं है, इसलिए इस भूभाग को राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दूसरी हम लोग बात करें जनसंख्या, अगर जनसंख्या नहीं है, जैसे कि भाई अभी हम लोगों ने बात करी अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर रहने के लिए कोई है ही नहीं, जनसंख्या नहीं है, अगर जनसंख्या नहीं होगी तो भी एक राज्य की अवधारणा नहीं की जा सकती है। उसके बाद की बात, अब जनसंख्या होगी तो उसके बाद है सरकार, सरकार भी अगर नहीं है तो भी राज्य की अवधारणा नहीं की जा सकती है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संप्रभुता है। जैसे कि हम लोग अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी मामले हैं, अपने जो भी डिसीजन हैं उनको लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, तब ही एक राज्य की अवधारणा भी हो सकती है, या राज्य जो शब्द है, जो राज्य है, उसको बनाया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें प्राचीन काल की, जो प्राचीन काल में चीजें थी वो कैसे थी। प्राचीन काल में शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि समाज जो होता था, राज्य जो होता था, उस पर शासन करते थे, और उनसे जो कम शक्तिशाली लोग होते थे वो उनको शासन करने के एवज में टैक्स देते थे, वो उनको सुरक्षा देते थे, वो उनको क्या देते थे, टैक्स देते थे, और उसी टैक्स से उस राज्य का जो भी कार्यभार था वो होता था। लेकिन अब हमने किसकी बात की है, राज्य की व्यवस्था, यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जो किसी राज्य को चलाने के लिए की जा रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब ये जो राज्य व्यवस्था है इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कानून बनाने की चुनौती, कानून बनाने की चुनौती। दूसरी बात आई जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार कार्य करने की चुनौती, कानून के अनुसार कार्य करने की चुनौती। उसके बाद तीसरी बात आई जो है न्याय, न्याय दिलाने की चुनौती। न्याय दिलाने की चुनौती। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो तीन बातें बताई गई हैं किसी राज्य के सिस्टम को चलाने के लिए, पहली क्या है, कानून बनाने की चुनौती। इसी को हम लोग बोलते हैं विधायिका, यानी कि ये जो है विधायिका, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। उसके बाद है कानून के अनुसार कार्य करने की चुनौती, इसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और न्याय दिलाने की चुनौती जो है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। ये जो तीनों चीजें हैं, जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को ही कहा जाता है कि ये तीनों क्या हैं, तो शासन के तीन अंग हैं, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं शासन के तीन स्तंभ हैं। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है, शासन जो है इसका चौथा अंग क्या है, चौथा स्तंभ क्या है, जो फोर्थ नंबर पे है उसका नाम है प्रेस, इसी को हम लोग बोलते हैं मीडिया। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि चौथा स्तंभ या चौथा खंभा क्या है, तो क्या है, प्रेस या मीडिया। शासन के कितने मुख्य अंग हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक क्या है, प्रेस या मीडिया। मित्रों, संविधान जो है उसको पढ़ाने से पहले इस टॉपिक जो राज्य व्यवस्था है इसको पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, संविधान में हमें क्या पढ़ना है। संविधान में सबसे पहले आप पढ़ोगे विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। तो हमको यह जानना आवश्यक है कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। और अगर हम लोग अपने देश के संविधान की बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है उसके सापेक्ष इन जो तीन बातें बताई गई हैं मुख्य रूप से, इनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो हम लोग इनकी बात करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके तीनों को समझने की। अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे देश का जो संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है ब्रिटेन का, उसके बाद अमेरिका का। हमारे संविधान का सबसे अधिक जो भाग लिया गया है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो वो भी कहाँ बना था, तो ब्रिटेन की संसद में बना था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को हम विस्तार रूप से अपनी संविधान में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, राज्य। राज्य शब्द किसने की अवधारणा किसने दी, मैकियावेली ने दी।
कहाँ दी, तो अपनी पुस्तक का नाम था द प्रिंस, उसमें इन्होंने दी। इसमें इन्होंने 4 बातें बताई। सबसे पहली बात क्या बताई, निश्चित भूभाग होना चाहिए एक राज्य की अवधारणा के लिए। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जनसंख्या होनी आवश्यक है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि सरकार होनी आवश्यक है। और चौथी बात इन्होंने बताई कि संप्रभुता होना आवश्यक है, यानी कि जो राज्य है वो डिसीजन लेने के लिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मामलों में स्वतंत्र होना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब जो राज्य का सिस्टम है, जिसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसके लिए 3 बातों की चुनौती थी। 3 बातें हम लोगों ने जानी, कौन कौन सी थी, विधायिका क्या थी, कार्यपालिका क्या थी और न्यायपालिका क्या थी। अब हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहली क्या है, विधायिका। विधायिका क्या है, विधायिका को ही हम लोग बोलते हैं व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। अच्छा, अब विधायिका है क्या, ध्यान समझिएगा। विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका जो है 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है मित्रों, 2 प्रकार की है। पहला प्रकार इसका क्या है, तो ये लोकतंत्रात्मक है, और दूसरा है इसका प्रकार राजतंत्रात्मक। अभी हम लोगों ने बात की थी कि विधायिका क्या है, चुनाव मतलब कानून कैसे बनाया जाएगा, ये किसमें आएगा, आपका विधायिका के अंतर्गत आएगा। अब जो राजतंत्रात्मक शासन है, जहां राजा होता है, जिन कंट्रीज में, जिन राज्यों में राजा होता है, वहां की अगर हम लोग बात करें तो वहां अगर हम लोग विधायिका की बात करें, कानून बनाने की, कार्यपालिका की बात करें, और तीसरा है आपका न्यायपालिका। ये तीनों एक ही व्यक्ति में होती हैं, और वो किसमें होती हैं, राजा में होती हैं। यानी कानून कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। कार्यपालिका, कार्य कौन संचालित करेगा, राज्य का, राजा करेगा। और न्याय का भी काम किसका है, तो किसका है, राजा का है। यानी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें जो शासन प्रणाली है, इसमें राजा होता है, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति में होती हैं, और ये तीनों किसमें होती हैं, तो जो वहां का राजा होता है उसमें निहित होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विधायिका की। लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा था कि ऐसा शासन जो जनता के लिए तथा जनता के द्वारा है, जनता के द्वारा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसी को सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जनता जो है वहां पर सर्वोच्च है, लोगों का तंत्र है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और यह बहुत ही हर्ष की बात है कि जो भारत है, हमारा देश है, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं, एक देश है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। अगर कानून बनाने की बात करें, विधायिका क्या है, कानून बनाने की बात करती है। कानून बनाने की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम अपने घर की बात करें, घर में एक मुखिया होता है, बाकी सारे मेंबर्स रहते हैं घर के। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो घर के सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, वही कार्य मुखिया द्वारा किया जाता है। अब ये तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि हम अपनी जो बात है, कार्य करना है, उसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी जनता है देश की, उससे हर बात के लिए डिसीजन लिया जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस मामले में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, स्विट्जरलैंड। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर। इसको मित्रों कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, जनता द्वारा लिया जाता है। यानी कि जितनी भी विधायिका कानून बनाने के काम है, वो डायरेक्ट कौन करती है, तो कौन करती है, जनता करती है। अब जो नेशनल काउंसिल है, यानी कि जो स्विट्जरलैंड की नेशनल काउंसिल है, इसमें 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं, जिनमें से एक क्या होता है, तो एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, और बचे हुए 6 उसके सहयोग करने के लिए होते हैं। लेकिन
इन सभी को समान अधिकार और समान शक्तियां देता है कौन? स्विट्जरलैंड का संविधान या स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट। स्विट्जरलैंड के बारे में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। मुद्रा क्या है? तो स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा का नाम है। अब स्विट्जरलैंड में की राजधानी क्या है? बर्न। और सबसे महत्वपूर्ण है स्विट्जरलैंड में, यहाँ का एक शहर है, उसका नाम है जेनेवा। क्या नाम है उसका? जेनेवा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करें UNCTAD, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम लोग बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हम लोग बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी कि इतने सारे हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग बात कर रहे थे इसकी विधायिका की, यानी कि एक चीज हमें समझ में आई कि जो लोगों का डिसीजन है उसके द्वारा भी हम नियम यानी कानून बना सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। यही जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जनमत संग्रह के आधार पर लिए जाते हैं, जनता द्वारा लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की नेशनल काउंसिल में 7 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक राष्ट्रपति होता है। 1 वर्ष के लिए एक राष्ट्रपति रहता है। लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं इनके पास समान अधिकार और समान शक्तियां होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जहां पर UNCTAD, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारा संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, इस पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ का पड़ा? तो इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था ब्रिटेन के संविधान का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो अमेरिका के संविधान का। अब हम लोग विधायिका हमारे देश की कैसे बनी, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेरिका की। जो अमेरिका देश है, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना, यानी कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का था। और जो अमेरिका में विधायिका है ये 2 भागों में बांटी गई है, ठीक है ना। पहला है इसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये यहाँ का निम्न सदन है। दूसरा है सीनेट, ये यहाँ का कैसा सदन है? उच्च सदन है। ये यहाँ का कैसा सदन है? निम्न सदन है। जो उच्च सदन है, यहाँ पर प्रत्येक राज्य के जो भी हैं वो प्रतिनिधि रहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं। जो उच्च सदन है वो प्रत्येक राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहाँ रहते हैं? सीनेट में रहते हैं, और इसी को उच्च सदन कहा जाता है। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। यानी कि जो कानून बनाने का कार्य है, विधायिका का कार्य है, वो अमेरिका में कौन करता है? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट करता है। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की। जो ब्रिटेन देश है, इसमें भी 2 सदन है। ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो संसद है, यह सर्वोपरि है। इसका डिसीजन ब्रिटेन में मान्य है। अब हम लोग ब्रिटेन की संसद की बात करें, इसका जो पहला सदन है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। अब इसके जो दूसरा सदन है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन संसद का निम्न सदन है और ये ब्रिटेन संसद का उच्च सदन है। अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन के राजा की, जो ब्रिटेन का राजा है उसके समान भारत में कौन है? तो ब्रिटेन के राजा के समान कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये निम्न सदन है।
अब ये निम्न सदन है अगर, तो यहाँ पर जो जनता है वो प्रतिनिधि को चुनेगी, तो वो कहाँ जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएगा। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जनता है वो चुनकर नहीं भेजती है। यहाँ पर जो ब्रिटेन का महाराजा या महारानी है वो मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजता है, और इसी को बोलते हैं अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, लोअर हाउस बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स को। अब यही बात अगर हम लोग बात करें भारत की विधायिका की, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करें भारत की विधायिका की, तो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, वो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कहां से ली गई है, तो कहां से ली गई मित्रों, ब्रिटेन से ली गई है। अब इसमें है क्या, इसमें भी दो हाउस हैं, एक है आपका राज्यसभा, एक है लोकसभा। जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है, उच्च सदन है। अब जो राज्यसभा उच्च सदन है, इसमें हम लोगों यहाँ पर हम लोगों ने दोनों चीजों को लिया है। सबसे पहले क्या लिया है कि राज्यों के प्रतिनिधि होंगे राज्यसभा में, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके सबके प्रतिनिधित्व तो कहाँ होगा, राज्यसभा में होगा, क्योंकि ये उच्च सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है। और लोकसभा क्या है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति आएंगे, जो सांसद आएंगे, उनको जनता चुनेगी, और ये कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, और ये निम्न सदन होगा। अब यहाँ पर हमने दूसरी चीज क्या ली, यहाँ पर जो था ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाराजा जो था वो चुन रहा था, ठीक है ना, वो नॉमिनेट कर रहा था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया, जो 12 मेंबर हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे। यानी कि यहाँ पे भी हमने किसकी बात की, मिलीजुली बात की। और ये जो मिलीजुली बात की गई, ये कह सकते हैं कि आयरलैंड के समकालीन थी, इसीलिए हमसे बोला जाता है जो 12 सदस्यों का मनोनयन है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा से लिए जाते हैं, ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। लेकिन भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली है वो कहां से ली गई मित्रों, वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। आपको समझ में आ रहा होगा कि विधायिका कैसे बनी, विधायिका का काम क्या है। विधायिका का काम है कानून बनाना, और भारत में यही काम कौन करता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। कोई भी विधेयक है पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा, और साइन करने के बाद ही वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो मित्रों हम लोगों ने किसकी बात की, पहला जो पॉइंट था विधायिका की। तो विधायिका के बारे में हम लोगों ने समझा कि जो कानून है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है। तो हमें को पता चला कि संसद जो है इसी के द्वारा होती है कानून बनाने की बात। अब हम लोग बात करेंगे शासन का दूसरा अंग है, जिसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था। दूसरा जो अंग है उसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। कौन सा है मित्रों, कार्यपालिका। ये क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कितने टाइप की है, तो दो टाइप की है। पहला क्या है, शासन, और दूसरा क्या है, प्रशासन। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, दूसरी है आपकी परमानेंट। जो शासन की बात अगर हम लोग करें तो इसमें कौन लोग आते हैं, मंत्री लोग आते हैं। जितने मंत्री हैं सभी विभागों के मंत्री इसमें आते हैं। अभी जो मंत्री हैं ये कैसी कार्यपालिका है, टेम्परेरी, यानी कि ये अस्थायी है, लेकिन ये फिर भी क्या है, कार्यपालिका है। प्रशासन में कौन आते हैं, कर्मचारी, नौकरशाही। और ये कैसी बोली जाती है, तो स्थायी बोली जाती है। ये कैसी बोली जाती है, स्थायी बोली जाती है। तो अब कार्यपालिका क्या है इसकी हम लोग बात करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे कंपेयर करते हुए। सबसे पहले हम लोग अमेरिका की कार्यपालिका की बात करते हैं। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो विधायिका से नहीं बनी है, यानी कि जो अमेरिका की कार्यपालिका है ये विधायिका से मिलकर नहीं बनी है। नहीं बनी है, यानी कि इसका तात्पर्य है जो मेंबर्स विधायिका के हैं वो कार्यपालिका के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अमेरिका में कैसी प्रणाली है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो अमेरिका है इसमें राष्ट्रपति जो है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता मतदान करती है,
इसी के वजह से इसका विधायिका से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जब कार्यपालिका की, तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से अपना मंत्रिमंडल बनाता है और उस मंत्रिमंडल में अगर वो चाहे तो विधायिका के लोगों को रख सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो वो किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। अब वहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि जो मंत्री होंगे वो विधायिका से ही लिए जाएंगे। विधायिका के हो सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति किसे अपनी स्वेच्छा से मंत्री बनाना चाहता है। यानी कि अमेरिका में जो अमेरिका का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, उसे कार्यपालिका में शामिल किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह विधायिका का भाग हो। अब नंबर 2 हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन क्या कहता है कार्यपालिका के विषय में? ब्रिटेन कहता है ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के समकालीन है। तो ब्रिटेन में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। और हमने जो संसदात्मक शासन प्रणाली ली है वो कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो कार्यपालिका है वो भी दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत में क्या है? भारत में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो भारत का संविधान है, तो भारत में भी हम लोग किसकी बात करते हैं? संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। और हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है ये कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसमें जो मेन है वो कौन है? अगर हम लोग मेन व्यक्ति की बात करें जो है उसका मुखिया कौन है कह सकते हैं, तो मुखिया इसका कौन है? प्रधानमंत्री है, पीएम है, ठीक है। अब हमारे देश में अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है इस चुनाव के लिए जनता मतदान नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अब यहाँ जनता मतदान नहीं कर रही है। और भारत में प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। अब भारत में जो भी कार्यपालिका है, मंत्री हैं जो, वो विधायिका का हिस्सा होना आवश्यक है। यानी कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में से किसी में एक किसी सदन के सदस्य होना आवश्यक है अगर कोई व्यक्ति भारतीय कार्यपालिका में शामिल होता है। अब कोई व्यक्ति मंत्री है, मंत्री उसको बनाया जाता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब उसको 6 माह, कितने माह? 6 माह, 6 माह का टाइम दिया जाता है। 6 माह के अंदर यदि वह किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है तब तो उसका मंत्री का पद बना रहेगा। यदि वह किसी भी सदन में मंत्री का पद धारण नहीं कर पाता है तो उसका मंत्री का पद है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये तो हो गई भारत की कार्यपालिका की बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की कार्यपालिका है ये किससे मिलकर बनी है? विधायिका से मिलकर बनी है। या हम यह कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी कार्यपालिका है वही क्या है? कह सकते हैं कि विधायिका का एक छोटा सा भाग है, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने बात की विधायिका की, ठीक है। विधायिका में भारत में जो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? तो संसद करती है। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरी हम लोगों ने बात करी कार्यपालिका की। कार्यपालिका में भी जो भारत है हमारा, उसमें विधायिका के जो लोग होंगे उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, कार्यपालिका में शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो विधायिका में शामिल नहीं है और उसको मंत्री बनाया जाता है तो वह सिर्फ 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे विधायिका में शामिल होना होगा। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी प्रतिनिधि होना आवश्यक है। यदि वह नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, न्यायपालिका की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, अमेरिका जो है, अमेरिका एक परिसंघ है। क्या है? परिसंघ यानी कि फेडरेशन। और यह इच्छा अनुसार ये सारे क्या बने? संघ बने। यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो इच्छा अनुसार मिलकर क्या बन गए? संघ बन गए। लेकिन इनमें भी ये स्वतंत्र हैं, कभी भी अलग जा सकते हैं। अब अमेरिका राज्य में जितने भी, अमेरिका जो परिसंघ है उसमें जितने भी राज्य हैं इनका अपना एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है।
अब एक पूरी की पूरी जो अमेरिका है, यूएसए है, उसका अपना सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए कहा जाता है जो अमेरिका है इसमें कैसी न्याय व्यवस्था है, दोहरी न्याय व्यवस्था है। ठीक है ना। एक शब्द आप लोग पढ़ोगे अमेरिका में, दोहरी नागरिकता भी है। इसका तात्पर्य क्या है, जो अमेरिका है उसमें एक तो जिस राज्य में आप रहते हो वहां की नागरिकता है, और एक पूरी की पूरी जो अमेरिका परिसंघ है उसकी नागरिकता है। यानी कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अब सेकंड हम लोग बात करें जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है यह कार्यपालिका से कैसी है, स्वतंत्र है, कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है। अब जो विधायिका से ये कैसी है, तो कनेक्ट है, यह विधायिका से कनेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत में आपको पता है न्याय व्यवस्था कैसी है। जो भारत की न्याय व्यवस्था है त्रिशंकु आकार की है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में एक है। राज्यों के पास क्या है, एक हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। ठीक है ना। अब उसके बाद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये कैसी है, ट्रायंगल शेप में है। अब दूसरी बात करते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है आर्टिकल 49, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की बात करता है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कौन करता है, तो कौन करता है, आर्टिकल 49 के तहत होता है। यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगी, और जो भी न्यायपालिका है ये कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगी। अब अगर हम लोग बात करें भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है, तो एकल न्याय व्यवस्था है। और भारत में अगर हम लोग बात करें नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा जो देश है उसमें दोहरी नागरिकता और दोहरी न्याय व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। अब मित्रों अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि एक राज्य की अवधारणा कैसे हो सकती है। आपको बताया राज्य शब्द किसने दिया, मैकियावेली ने दिया। कहाँ दिया, अपनी पुस्तक में दिया, द प्रिंस नाम था उसका। 4 फील्ड्स बताई उन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद एक राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिस्टम आवश्यक है उसी को राज्य व्यवस्था बोला गया। इसमें 3 बातें सामने आई कि कानून बनाना कैसे बनेगा, तो विधायिका का कार्य था। फिर कार्य कैसे होंगे, कार्यपालिका का कार्य था। फिर न्याय दिलाने का काम किसका था, न्यायपालिका का था। भारत के सापेक्ष में इन सभी की बात हम लोगों ने करी। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है। इसको समझना इसलिए आवश्यक था क्योंकि इन्हीं सारी बिंदुओं को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब जो भारतीय संविधान है इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान क्या है। ठीक है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है ना, वो क्या है। तो हम कह सकते हैं किसी देश की जो शासन व्यवस्था है उसको संचालन करने के नियमों के कानूनी दस्तावेज को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के कानूनी दस्तावेजों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है। अब एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यह लिखा है कि उस जो देश का है उसकी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे संचालित होगी, इसी दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब पॉइंट समझिएगा। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि विश्व में संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो इनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। यानी कि विश्व में संविधान का विचार सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे, सर हेनरी मैन थे। और ये कहां से थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहां का है, तो कहां का है, अमेरिका का है। ठीक है ना। यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है।
और यह विश्व का सबसे कठोर संविधान है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। अगर हम लोग बात करें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका का संविधान 1787 में बनके तैयार हो गया था और ये 1789 में क्या हो गया? लागू हो गया था। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो किसका है? भारत का है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो कहाँ का है? भारत का है। विश्व का सबसे कठोर संविधान तो अमेरिका के पास है, लेकिन विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे लचीला संविधान किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। और जो ब्रिटेन का संविधान है ये कैसा है? अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है मित्रों? अलिखित संविधान है। अब अगर हम लोग भारत की बात करें, जो भारत का संविधान है वो कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समावेश है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का समावेश है तथा यह एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। हम लोग बात करते हैं इसका मतलब क्या है? एकात्मता की ओर झुका हुआ। जो भारत है हमारा, इसमें राज्यों की अपनी अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है, लेकिन जो सर्वोपरि है वो कौन सी है? केंद्र की सरकार है। इसीलिए ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात की? विश्व में सबसे पहले संविधान जो का विचार जो दिया था वो किसने दिया? सर हेनरी मैन ने दिया। ये कहाँ से थे? ब्रिटेन के थे। सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। विश्व का सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। और भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का समावेश है और यह एकात्मता की ओर कैसा है? झुका हुआ है। अब हम लोग 3-4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था जापान ने। कब बनाया? 1860 में बनाया। दूसरा पॉइंट, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्री मावो भंडारनायके। ये किस देश की थी प्रधानमंत्री? श्रीलंका की थी। कब बनी? तो ये कब बनी? 1960 में बनी। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है? विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी मैरिया एजिबेलो। मैरिया एजिबेलो ये कहाँ की थी? अर्जेंटीना की। और ये अर्जेंटीना की थी। ये कब बनी? तो 1974 में अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी थी। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें, ब्रिटेन के संबंध में भी हमने बात कर ली। कैसा संविधान है ब्रिटेन का? अलिखित संविधान है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। उसका कारण हम लोगों ने जान लिया। विश्व में सबसे पहले संविधान की बात किसने की? सर हेनरी मैन ने की। कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। ठीक है। सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। कब लिख के तैयार हुआ? 1787 में। लागू कब हुआ? 1789 में। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद हैं। सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। सबसे लचीला संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों का समावेश है और यह एकात्मता की ओर कैसा है? झुका हुआ है। फिर हम लोगों ने बात की एशिया महाद्वीप में सबसे पहला लिखित संविधान किसका था? जापान का था। कब बना? 1860 में बना। पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व की श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका से थी। कब बनी? 1860 में बनी। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति विश्व की कौन थी? मैरिया एजिबेल। ये कहाँ से थी? अर्जेंटीना से थी। और ये कब बनी? 1974। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।